हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्मार्ट IQ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन इतिहास का अध्ययन करेंगे। प्राचीन इतिहास के इस अध्याय में हम लोग आज महाजनपद का अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता का अध्ययन किया था, जिसमें हमने वैदिक सभ्यता को दो कालखंडों में बांटकर पढ़ा था, एक पूर्व वैदिक सभ्यता और दूसरी उत्तर वैदिक सभ्यता। लोहे की खोज हो जाने के कारण उत्तर वैदिक सभ्यता को लौह युगीन सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। लोहे की खोज हो जाने के बाद एक महान परिवर्तन का काल आया, जिसे महाजनपद के नाम से जाना जाता है। इस लोहे की खोज हो जाने के कारण जहां युद्ध में योद्धा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे थे, वहीं पर कृषक वर्ग जो है कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। कृषि का अधिशेष उत्पादन होने लगा और कृषि के अधिशेष उत्पादन हो जाने के कारण व्यापार में वृद्धि होने लगी और उस व्यापार में वृद्धि हो जाने के कारण सामाजिक विकास हुआ। सामाजिक विकास हो जाने के कारण एक नगरीकरण की शुरुआत हुई और इस महाजनपद के काल को जो है द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। प्रथम नगरीकरण को हमने सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अध्ययन किया था, इसे प्रथम नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। और महाजनपद के कालखंड को जो है द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। द्वितीय नगरीकरण कहिए या द्वितीय नगरी क्रांति के भी नाम से इसे जाना जाता है। आइए हम इसको क्रमवाइज अध्ययन करते हैं। छठी शताब्दी में जो है जब उत्तर वैदिक सभ्यता की समाप्ति होती है 600 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक सभ्यता का कालखंड 1000 BC से लेकर 600 BC के मध्य माना जाता है। 600 BC के बाद के कालखंड को महाजनपद के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर जो आर्थिक प्रगति हुई, आर्थिक प्रगति के बाद द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई और उसी द्वितीय नगरीकरण को जो है महाजनपद के नाम से जाना जाता है। महाजनपद का निर्माण जो है ग्राम 20 जन और जनपद से के बाद जो महाजनपद का निर्माण किया जाता है। ऋग वैदिक काल में यानी पूर्व वैदिक सभ्यता के दौरान सबसे बड़ी इकाई जन होती थी और उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ी इकाई जनपद होती थी और उसके बाद सबसे बड़ी इकाई जो आज हम लोग पढ़ेंगे उसे जनपद के नाम से जाना जाता है। यानी कई जनपदों के समूह को जनपद कहा जाता है और कई जन के समूह को जनपद कहा जाता है और कई जनपदों के समूह को महाजनपद के नाम से जाना जाता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर मुद्रा की खोज की गई थी। यहाँ पर अभी तक वैदिक सभ्यता के दौरान हमने पढ़ा था कि किसी भी प्रकार की कोई मुद्रा की खोज नहीं हुई थी। यहाँ पर जो भी व्यापार होते थे विनिमय प्रणाली के आधार पर किए जाते थे, यानी आदान प्रदान के आधार पर व्यापार किया जाता था। वहीं पर महाजनपद के कालखंड में आहत मुद्रा की खोज की गई थी। आहत मुद्रा का मतलब ये होता है कि किसी भी धातु के टुकड़े को अगर पीट करके उस पर पंचमोहर मार दिया जाए और उस पंचमोहर के आकार की जो आकृति बनती है उसे जो है आहत मुद्रा के नाम से जाना जाता है। आइए हम साक्ष्यों की बात करते हैं। अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, जैन धर्म के भगवती सूत्र के आधार पर इस महाजनपद के जो है 16 महाजनपदों की खोज की गई है। इन 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त हुई है। तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र, ये परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों का विवरण कहाँ से प्राप्त होता है, तो हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलता है और जैन धर्म के भगवती सूत्र से इनके 16 महाजनपदों के बारे में अध्ययन करने को मिलता है। तो इन दोनों सूचियों से जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। इन 16 महाजनपदों में 14 जनपद में राजतंत्र था और 2 जनपद मल्ल और वज्जी, 2 ऐसे जनपद हैं जहाँ पर गणतंत्र था, यानी लोगों का तंत्र था, यहाँ पर लोकतंत्र था। तो 16 जनपद में राजतंत्र और 2 जनपद में गणतंत्र था। और इन गणतंत्रों में सबसे बड़ी गणतंत्र इकाई जो थी वैशाली मानी जाती है। वैशाली यानी लिच्छवी, इसी वज्जी का क्षेत्र था। ये वज्जी जो है 8 गणराज्यों का समूह था। वज्जी 8 गणराज्यों का समूह था इसे। और यहाँ के गणतंत्रों की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि यहाँ पर न्यायप्रिय शासन होता था, यानी राजा सबसे न्यायप्रिय होता था यहाँ पर। और राजतंत्र में राजा न्यायप्रिय नहीं होता था और गणतंत्र में राजा न्यायप्रिय माना जाता है। आइए फिर हम इसको अध्ययन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि आर्थिक विकास हो जाने के कारण, व्यापारिक वृद्धि हो जाने के कारण सामाजिक परिवर्तन हुआ। सामाजिक परिवर्तन के इस दौर ने एक नया राजनीतिक दौर आया। इस नए राजनीतिक दौर को जो है महाजनपद के नाम से जाना जाता है। इस महाजनपद के दौर के में जो भी आर्थिक विकास हुए हैं, उस आर्थिक विकास के द्वारा जो नगरीकरण का विकास हुआ है, इसे द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। प्रथम नगरीकरण की चर्चा हमने सिंधु घाटी सभ्यता में किया था और ये जो है द्वितीय नगरीकरण है। उसके बाद यहाँ पर हमने आहत मुद्रा के बारे में अध्ययन किया। आहत मुद्रा जो है धातु के पीट करके बनाई जाती है
उसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र के साक्ष्यों के आधार पर 16 महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। इन विवरणों में 14 जनपद में राजतंत्र था और 2 जनपद गणतंत्र थे। वज्जी और मल्ल 2 ऐसे गणतंत्र हैं जहाँ पर गणतंत्र पाए जाते हैं। और बौद्ध धर्म में सबसे बड़ी शक्तिशाली गणतंत्र जो है वैशाली लिच्छवी था, यानी वज्जी का जो क्षेत्र था वो सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इस वज्जी क्षेत्र में 8 गणराज्यों का समूह था। 8 गणराज्यों के समूह को जो है, जो 8 जनपदों के समूह को जो है, इसे जो है वज्जी का नाम दिया गया है। आइए हम इन महाजनपदों की 16 महाजनपदों की सूची है और इन 16 महाजनपदों के बारे में अध्ययन करेंगे। 14 महाजनपद ऐसे हैं जहाँ पर राजतंत्र था, 2 ऐसे महाजनपद हैं जहाँ पर गणतंत्र है। आइए हम इन जनपदों को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम 2 गणतंत्र जो हैं गांधार और कंबोज, ये पाकिस्तान में पाए गए हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तान के गणराज्य समूह को अध्ययन करेंगे, गणतंत्र गांधार और कंबोज को। गांधार की राजधानी तक्षशिला है और यहाँ की सबसे बड़ी, यहाँ देखिए जो ब्लू कलर में लिखे गए हैं ये गणतंत्र के नाम हैं और जो इसके बगल रेड कलर में लिखे गए हैं इन गणतंत्रों की राजधानियाँ लिखी गई हैं और जो ब्लैक कलर में लिखी गई हैं इन गणतंत्र के विशेषताओं के बारे में बताया गया है। तो आइए हम अध्ययन करते हैं। गणतंत्र में सबसे पहले हम गांधार का अध्ययन करेंगे। गांधार की राजधानी तक्षशिला है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ का शासक था पुष्करीन। पुष्करीन ने मगध के शासक बिंबिसार के पास अपना एक दूध भेजा था और इसलिए इसका महत्व है। तो इसकी यही एक विशेषता है और बिंबिसार जो है मगध का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है और ये हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, इसलिए जाना जाता है ये। उसके बाद बढ़ते हैं कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटन है और ये भी पाकिस्तान में पड़ती है। तो हमने पाकिस्तान के 2 क्षेत्र के बारे में पढ़ा, गांधार और कंबोज। कंबोज के बारे में बताया जाता है कि ये जो कंबोज पूरा राज्य था इसके अंतर्गत जो है इसे वार्ता सस्तो परजीवी के नाम से जाना जाता है। इसे वार्ता सस्तो परजीवी के नाम से जाना जाता है। इसे वार्ता सस्तो परजीवी के नाम से जाना जाता है और इसका जो नाम वार्ता सस्तो परजीवी है इसे कौटिल्य ने रखा था। इसका मतलब ये होता है कि वार्ता सस्तो परजीवी का मतलब ये है कि यहाँ के लोग जो है शस्त्रों के निर्माण करते थे, उन शस्त्रों के व्यापार द्वारा अपनी जीविका चलाते थे, इसलिए इसे जो है वार्ता शस्त्र परजीवी के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है अच्छी नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं, यानी युद्ध में घोड़े और शस्त्र की ज़रूरत होती है और यहाँ पर दोनों ही अच्छी नस्ल के उपस्थित हैं, इसलिए जो है कंबोज के महत्व है। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं हम कुरु में। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है और ये दिल्ली, हरियाणा और मेरठ के आसपास के जो पूरा क्षेत्र है NCR वाला क्षेत्र, इसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। ये लोग जो है अपनी बुद्धि और बल के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ के लोग बुद्धिशाली और बलशाली माने जाते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी मानी जाती है और यहाँ जो है ये पूरा क्षेत्र जो प्रयागराज का पूरा क्षेत्र है इसे जो है कौशाम्बी के नाम से जाना जाता है, यानी वत्स के नाम से जाना जाता है। वत्स की स्थापना जो है कुरुवंशी शासक निच्छ्छु ने किया था। कुरु का शासक निच्छ्छु था और उस समय कुरु में बाढ़ आ जाने के कारण वो जो है कुरु को छोड़ करके वत्स में आकर बस जाता है और यहाँ पर जो है एक नए महाजनपद की स्थापना करता है जिसे वत्स के नाम से जाना जाता है और इस शासक का नाम है निच्छ्छु। तो जब भी प्रश्न पूछा जाए कि वत्स की स्थापना किसने किया है तो कुरुवंशी शासक निच्छ्छु ने किया है। उसके बाद दूसरा है बुद्ध काल में उदयन यहाँ का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। वत्स का सबसे प्रतापी शासक उदयन को माना जाता है और ये बुद्ध काल में सबसे प्रसिद्ध था। और उदयन को जो है बुद्ध गुरु पिंडोला, इसके एक बुद्ध गुरु थे, पिंडोला के प्रभाव में आकर उदयन जो है बौद्ध धर्म को अपना लेता है। और उदयन जो है पौरववंशी शासक था, यानी कुरुवंशी शासक निच्छ्छु था और यानी कौरव से कुरु बनता है और उस उदयन को जो है पौरववंशी कहा जाता है, यानी कौरव का विकृत शब्द ही पौरव है, उसी का वंश का था उदयन। आगे बढ़ते हैं, आइए हम आगे बढ़ते हैं काशी। काशी की राजधानी वाराणसी है और इसके जो है ये वाराणसी का पूरा जो क्षेत्र था ये 2 महाजनपदों के अंतर्गत था। कभी ये कोसला के अंतर्गत चला जाता था, कभी मगध के अंतर्गत। ये जो है इसका कोई अपना कोई स्वतः इतिहास नहीं है, मतलब कि महाजनपद के कालखंड में इसकी राजधानी सिर्फ इम्पॉर्टेंट है कि काशी की राजधानी वाराणसी थी बस।
और इसे जनपदों में काशी एक महाजनपद था, इतना जानते रहिए, बाकी यहाँ से कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं कोसल। कोसल की राजधानी श्रावस्ती साकेत मानी जाती है, या श्रावस्ती कही या साकेत कही, दोनों का मतलब एक ही है। और ये पूरा फैजाबाद वाला जो पूरा क्षेत्र है ये कोसल के नाम से जाना जाता है। यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ पर सहेत महेत के लिए प्रसिद्ध है ये। और ये पूरा नगर विन्यास जो है इसका अर्धचंद्राकार था। जो नगर का बसाव किया गया था ये अर्धचंद्राकार आकृति का होता था। ये नगर का बसाव जो था अर्धचंद्राकार था, इसलिए जो है इसको प्रश्न पूछा जाता है यहाँ की कि कौन सा नगर क्षेत्र है जो अर्धचंद्राकार आकार का है या अर्धचंद्राकार विन्यास का है। तो हमारा उत्तर होगा कोसल। कोसल को जो है अर्धचंद्राकार नगर विन्यास के नाम से जाना जाता है। और यहाँ का सबसे प्रतापी शासक जो है प्रसेनजीत था। यहाँ का सबसे प्रतापी शासक प्रसेनजीत था। वही प्रसेनजीत है जिसकी पुत्री वाघीरा थी। वाघीरा की शादी जो है अजातशत्रु से की जाती है। तो अजातशत्रु जो है मगध बिंबिसार का पुत्र था। और बिंबिसार की हत्या करने के बाद जो है अजातशत्रु शासक बनता है और वह काशी के भूभाग पर फिर आक्रमण करता है, जिसको बाद प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच समझौता होता है। तो प्रसेनजीत वाघीरा की शादी यानी अपनी पुत्री की शादी अजातशत्रु से करता है। फिर आगे बढ़ते हैं पांचाल। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र यानी कौंपिल्य थी। इसको पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र या कौंपिल्य दोनों मानी जाती है। और ये पूरा जो क्षेत्र है बरेली के आसपास वाला पूरा क्षेत्र जो है पांचाल के नाम से जाना जाता है। और इसकी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी, वो विशेषताओं के तौर पर नहीं जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं सूरसेन। सूरसेन जो है ये इसकी राजधानी मथुरा मानी जाती है। इसकी राजधानी मथुरा है। जब भी प्रश्न पूछा जाए कि सूरसेन की राजधानी क्या है तो मथुरा है। और यहाँ का शासक जो है अवंती पुत्र था। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अवंती पुत्र है, यानी अवंती का शासक नहीं है, ये सूरसेन के शासक का पुत्र था, अवंती पुत्र। और ये बुद्ध का शिष्य बना था, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ये अवंती पुत्र जो है बुद्ध का शिष्य बन गया था और ये शासक था सूरसेन का। आगे बढ़ते हैं चेदी। चेदी की राजधानी शक्तिमती है। और ये चेदी जो है पूरा ये बुंदेलखंड वाला जो पूरा भूभाग है इसे चेदी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ का शासक था शिशुपाल। शिशुपाल वही शिशुपाल है जिसको जो है भगवान श्री कृष्ण ने उसकी हत्या की थी अपने सुदर्शन द्वारा। तो उसी शिशुपाल का यहाँ पे एक शासक था शिशुपाल। फिर आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद बढ़ते हैं अवंती। अवंती यानी महिष्मती और इसकी राजधानी उज्जैन थी। अवंती जो है ये आंध्र प्रदेश के भाग में पड़ता है अवंती। तो इसकी राजधानी महिष्मती और उज्जैन पड़ती है। और इसका शासक जो है प्रद्योत था। प्रद्योत जो है अपने क्रोध और लड़ाकू प्रवृत्ति होने के कारण प्रद्योत को चंड प्रद्योत के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी सेवा में जो है प्रद्योत जब बीमार हो जाता है तो उसकी सेवा में बिंबिसार जो है जीवक वैद्य को भेजता है। जीवक जो है बिंबिसार का एक वैद्य था उसको भेजता है उसकी सेवा के लिए। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि कहाँ के शासक था जिसकी सेवा के लिए बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। तो अवंती का शासक था प्रद्योत, उसकी सेवा के लिए भेजा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। और ये पूरा जो राजस्थान जयपुर वाला पूरा क्षेत्र है इसे मत्स्य के नाम से जाना जाता है। इसको जो है यहाँ पर ये राजधानी ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा जाता है कि मत्स्य की राजधानी क्या थी तो विराटनगर है। और ये पूरे जयपुर पूछा जाता है कि मत्स्य कहाँ का भूभाग था तो राजस्थान का भूभाग है, जयपुर वाला पूरा क्षेत्र माना जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं मगध। मगध की राजधानी गिरिब्रज है, राजगिरी है और पाटलिपुत्रा, तीनों राजधानियाँ मानी जाती हैं। और समय समय पर इनकी राजधानियाँ परिवर्तित होती रही हैं। कोई शासक आया तो पाटलिपुत्र, कोई शासक आया राजगिरी बनाया है। तो इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि ये सबसे शक्तिशाली राजतंत्र माना जाता है। यहाँ पर 4 राजतंत्र बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं, जिसमें हर्यक वंश जिसकी स्थापना बिंबिसार ने किया था और बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया था। तो यहाँ के शासक माने जाते हैं। और उसके बाद शिशुपाल वंश आता है, फिर उसके बाद नंद वंश आता है, फिर नंद वंश, शिशुपाल वंश, फिर उसके मौर्य वंश आते हैं। यानी जो शासकों का यहाँ क्रम है, सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुपाल वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। यहाँ पर 4 वंश आते हैं जो
चारों जो है महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर 4 वंश आते हैं, सबसे पहले हर्यक, उसके बाद शिशुपाल वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश आते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं नंद। अंग, अंग की राजधानी चंपा है और यह नगर योजना जो है, अंग की जो राजधानी थी और चंपा, इस नगर योजना का जो है बनाने वाला जो था महागोविंद था। महागोविंद ने अंग यानी चंपा को जो है नगर योजना का जो विस्तार किया था तो महागोविंद ने किया था और ये इसका उल्लेख दीर्घ निकाय में किया गया है। नगर योजना यानी नगर का बसाव की जो आकृति बनाई गई थी, कैसे नगर को बसाया जाएगा, उसकी योजना का निर्माण जो है महागोविंद ने किया था। आइए उसके बाद पढ़ते हैं असमक। असमक की राजधानी पोटली है और ये आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी यानी प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। ये आंध्र प्रदेश के प्रवरा नदी पर तट पर है। तो पूछा जाता है कौन सा ऐसा इन महाजनपदों में कौन सा ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में पाया जाता है, तो असमक ही एक ऐसा महाजनपद है जिसकी राजधानी पोटली है, वह जो है दक्षिण भारत में पाया जाता है। तो आइए हम इन सूचियों को फिर से अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम जो है 2 गणतंत्रों को अलग से चर्चा करेंगे और गणतंत्रों का स्थापना कैसे किया जाता है, उन गणतंत्रों की विशेषता क्या थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए इन 14 की लिस्ट हम सब पहले समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने बताया कि पाकिस्तान में 2 राजतंत्र थे, गांधार महाजनपद और कंबोज महाजनपद। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी और यहाँ पर विशेषता ये है कि पुष्करीन एक शासक था जो बिंबिसार के पास अपना दूध भेजा था। और दूसरा है कंबोज। कंबोज की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ इसे जो है वार्ता सस्तो परजीवी के नाम से जाना जाता है और ये नाम जो है कौटिल्य ने रखा था, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि पूछा जाता है कि वार्ता सस्तो परजीवी के नाम से किस महाजनपद को जाना जाता है, तो हमारा उत्तर होगा कंबोज, जो हाटन में पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर शस्त्रों के व्यापार के द्वारा ही अपनी जीविका चलाते थे लोग और इसलिए जो वास्ता सस्तो परजीवी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अच्छी नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं। उसके बाद कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और ये यहाँ के लोग अपनी बुद्धि और बल के लिए जाने जाते हैं। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। इसकी स्थापना कुरुवंशी शासक निचक्षु ने किया था। कुरु में बाढ़ आ जाने के बाद निचक्षु जो है कौशाम्बी में आकर बसता है और इसलिए जो है इसे वत्स नाम देता है और इसकी राजधानी कौशाम्बी है। और इसका सबसे प्रमुख शासक जो है उदयन को माना जाता है। उदयन जो है पिंडोला बौद्ध गुरु पिंडोला के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का अपना लेता है और यही सब है। उसके बाद काशी की राजधानी वाराणसी है। काशी का कोई महत्वपूर्ण महाजनपद के कालखंड में कोई महत्वपूर्ण इतिहास नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। कोसल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत है। ये पूरा फैजाबाद वाला क्षेत्र को कोसल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर साहित्य महत्व प्रसिद्ध हैं और ये नगर का विन्यास जो अर्धचंद्राकार है, ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा नगर विन्यास जो अर्धचंद्राकार है, तो कोसल जो है इसका नगर विन्यास जो अर्धचंद्राकार है। और इसका प्रसिद्ध शासक जो है प्रसेनजीत था। इसका प्रसिद्ध शासक प्रसेनजीत था। आइए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पांचाल है। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र या कंपिल थी और ये पूरा भूभाग जो है बरेली के आसपास वाला पूरा भूभाग माना जाता है पांचाल। फिर उसके बाद बढ़ते हैं सुरसेन। सुरसेन की राजधानी मथुरा है और यहाँ का शासक अवंती पुत्र था। सुरसेन की राजधानी है मथुरा और यहाँ का शासक है अवंती पुत्र और यह बुद्ध का शिष्य बना था। ये हमेशा कन्फ्यूजन के लिए पूछता है कि अवंती पुत्र कहाँ का शासक था। तो अवंती पुत्र जो है सुरसेन का शासक था, न कि अवंती का शासक था, इसको ध्यान देना है। फिर चेदी की राजधानी शक्तिमती है। ये पूरा बुंदेलखंड का पूरा भूभाग को जो है चेदी के नाम से जाना जाता है और इसकी राजधानी शक्तिमती थी और यहाँ का शासक था शिशुपाल। वही शिशुपाल है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने इसकी हत्या की थी। आगे बढ़ते हैं। अवंती की राजधानी महेशमती है और अवंती कहिए चाहे उज्जैन, महेशमती या उज्जैन इसकी राजधानी थी और यहाँ का शासक था प्रद्योत जो है इसके लड़ाकू प्रवृत्ति और इसके क्रोध के कारण इसे चंद्र प्रद्योत के नाम से भी जाना जाता है। इसको जब प्रद्योत बीमार होता है तो इसकी सेवा में बिंबिसार ने जीवक नामक एक वैद्य को भेजता है और यह पुनः ठीक हो जाता है। तो इसलिए पूछता है कि बिंबिसार किसकी सेवा में जीवक को भेजा था, तो प्रद्योत की सेवा में भेजा था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है और यह जयपुर और पूरा राजस्थान का पूरा क्षेत्र जो है जयपुर के नाम से मत्स्य के नाम से जाना जाता था।
आगे बढ़ते हैं मगध। मगध की राजधानी राजगिरी, गिरिब्रज और पाटलिपुत्रा थी और समय समय पर इसकी राजधानी परिवर्तित होती रही हैं और यह सबसे शक्तिशाली राजतंत्र है। यहाँ पर चार वंश के राजाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस राजतंत्र को विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें हर्यक वंश, जिसमें बिंबिसार संस्थापक था, शिशुपाल वंश था, शिशुपाल था उसका संस्थापक, फिर उसके बाद नंद वंश आता है जिसका संस्थापक महापदानंद था, फिर उसके बाद मौर्य वंश आता है जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अंग की राजधानी चंपा है और यह नगर योजना इस चंपा की नगर योजना का जो विस्तार यानी उसका नगर का जो बसाव किया गया था महागोविंद ने किया था और यह इसके साक्ष्य जो हैं दीर्घ निकाय में प्राप्त होते हैं। अस्मक जो है दक्षिण भारत का सबसे ये महाजनपदों में दक्षिण भारत में पाए जाने वाला एकमात्र महाजनपद है जो अस्मक के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी पोटली है। यह आंध्र प्रदेश को गोदावरी नदी के प्रवरा नदी के तट पर पाया जाता है या गोदावरी नदी के तट पर पाया जाता है। दोनों प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर दो गणतंत्र हैं, मल्ल और वज्जी। आइए हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अभी हमने महाजनपदों के 16 महाजनपदों में 14 महाजनपद जो राजतंत्र है उसके बारे में अध्ययन किया। अब हम गणतंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इन 16 महाजनपदों में 2 गणतंत्र थे और इन 2 गणतंत्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे। गणतंत्र यानी लोगों का तंत्र। यहाँ पर जनता द्वारा लोगों का चुनाव किया जाता था और जनता द्वारा मतलब कि एक केंद्रीय समिति होती थी। वो केंद्रीय समिति जो है जिसमें राजा खुद एक सदस्य के तौर पर रहता था और इस केंद्रीय समिति के द्वारा एक गुप्त मतदान किया जाता था। उस गुप्त मतदान में मंत्री परिषद और अधिकारियों का चुनाव होता था। इस जो गुप्त मतदान होता था केंद्रीय समिति द्वारा जिसमें मंत्री परिषद और अधिकारी का चुनाव होता था और जो जीतता था उसे मंत्री और अधिकारी बनाया जाता था। और इस गणतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये पूरा सर्वश्रेष्ठ जो राजा होता था वो सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश माना जाता था। राजा यहाँ पर बहुत न्यायप्रिय होता था क्योंकि वो एक तरीके से केंद्रीय समिति द्वारा चुना जा रहा है और केंद्रीय समिति के प्रति उसकी उत्तरदायित्व बनता था। इसलिए जो है यहाँ पर राजा जो है न्यायप्रिय होता था और ये राजा यहाँ पर न्यायाधीश का कार्य भी करता था। तो गणतंत्रों के तौर पर देखिए, पहला गणतंत्र है मल्ल जिसकी राजधानी कुशीनगर है या कुशीनारा भी पढ़ने को मिलता है हमें। कुशीनगर कहिए चाहे कुशीनारा कहिए। यहाँ पर बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। यहीं पर जो है प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो मल्ल में हुआ था यानी कुशीनारा में हुआ था या कुशीनगर में हुआ था। फिर दूसरा है वज्जी। ये पहला गणतंत्र है, दूसरा वज्जी है। वज्जी की राजधानी वैशाली है और वज्जी की विशेषता ये है कि यहाँ पर 8 जनपदों का समूह था। इस 8 जनपदों के समूह को जो है वज्जी महाजनपद के नाम से जाना जाता था, जो सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणतंत्र माना जाता है ये वज्जी। और ये 8 जनपदों का समूह था। जिस 8 जनपदों में जो प्रमुख परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले शाक्य की राजधानी कपिलवस्तु थी। यहाँ पर बुद्ध के जन्म का प्रमाण मिलता है। यहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था, तो शाक्य और कपिलवस्तु राजधानी थी, बुद्ध का यहाँ जन्म हुआ था। दूसरा है वैशाली की राजधानी लिच्छवी थी और यह सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणतंत्र था। वैशाली सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणतंत्र माना जाता है। जब पूछा जाए कि वैशाली की राजधानी क्या है, तो मतलब ये वज्जी की राजधानी वैशाली थी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी और वैशाली की राजधानी लिच्छवी थी। यानी इसमें ये तो महाजनपद हो गया, ये सब जनपद हैं। ये वज्जी महाजनपद है और ये सब जनपद हैं। तो वैशाली महाजनपद की राजधानी लिच्छवी है। फिर इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सबसे बड़ा शक्तिशाली गणतंत्र था ये। दूसरा है रामग्राम की राजधानी कोली थी, जो बुद्ध की माँ थी, कोली वंशी थी। प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, किस वंश से जुड़ी हुई थी, तो ये कोली वंश से जुड़ी हुई थी, यानी रामग्राम से जुड़ी हुई थी। वहाँ का कोली वंश था, वहाँ की इनकी माता उस वंश से संबंधित थी। फिर उसके बाद बढ़ते हैं मिथिला विदेह, इसकी राजधानी विदेह थी। यही मिथिला है जहाँ पर सीता का जन्म हुआ है, तो ये मिथिला विदेह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है पिपलीवन में मौर्यों की उत्पत्ति का स्थल माना जाता है।
प्रश्न पूछा जाता है अक्सर कि मौर्यों की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो पिपली वन में हुई थी। तो मौर्य जो है वहीं से आए थे और पिपली वन जो है उनकी हुई थी। तो ये था हमारा महाजनपद। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।